कि आज आप लोगों को हम फ्लावर के बारे में बता रहे हैं, वो फ्लावर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपसे मैं एक प्रश्न करना चाह रहा हूं कि फ्लावर क्या, व्हाट इज फ्लावर। किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे पहले उसका एक परिचय जरूरी है, उसकी एक परिभाषा जरूरी है, जिसके माध्यम से हम उसको जानते हैं। फ्लावर क्या, और किसी भी पार्ट जीव या सजीव के बारे में जानने के लिए, उसकी परिभाषा को समझने के लिए 3 वर्ड याद, हु, वेयर, व्हाट। 3 शब्द, हु, वेयर, व्हाट। आप फ्लावर से प्रश्न कीजिए कि हु आर यू, तुम कौन हो। वेयर डू यू लिव, कहां रहते हो। व्हाट डू यू डू, क्या करते हो। ये जवाब जो देगा, यही जवाब उसकी परिभाषा होगी। लेकिन क्या फ्लावर हमसे बोले, क्या फ्लावर कोई आवाज उसके पास है जो हम सुनेंगे। तो कैसे जवाब देगा जी। इसका अनुभव हमको करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। आप अपने दरवाजे पर फ्लावर लगाए हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं, फल सब्जी लगाए हुए हैं, आपसे पानी नहीं मांगता, आपसे वह दवा नहीं मांगता, आपसे वह खाद नहीं मांगता है। लेकिन अगर आपको उससे प्यार है, आप समझ जाते हैं कि वो क्या मांग रहा है, जिस चीज को देने से उसका विकास ज्यादा होगा और उससे आप लाभान्वित होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि फ्लावर की भाषा को समझना पड़ेगा। सबसे पहला प्रश्न है कि हु आर यू, फ्लावर तुम कौन हो। फ्लावर जवाब देता है कि मैं पौधे का जनन अंग हूं, जो परागण और निषेचन क्रिया के पश्चात फल और बीज का निर्माण करता हूं। सभी लोग जानते हैं कि फूल से ही फल बनता है, फूल से ही फल बनता है, सभी लोग जानते हैं। तो फूल से फल के बनने के बीच में कुछ प्रक्रिया होती है। वह प्रक्रिया क्या है, परागण और निषेचन। तो सबसे पहला जवाब कि तुम कौन हो, तो मैं पौधे का जनन अंग हूं, जो परागण और निषेचन क्रिया के पश्चात फल और बीज का निर्माण। दूसरा प्रश्न है वेयर डू यू लिव, कहां रहते हो। फूल कहां पाई जाती है, फूल तना और शाखाओं से जुड़ी होती है। फूल पौधे की तना और शाखाओं से जुड़ी होती है। दूसरा जवाब। तीसरा, तुम क्या करते हो। फूल जवाब देती है कि मैं परागण और निषेचन क्रिया के पश्चात अंडाशय के परिवर्धन से फल और बीज का निर्माण करता हूं। मैं परागण और निषेचन क्रिया के पश्चात अंडाशय के परिवर्धन से फल और बीज का निर्माण करता हूं। बोले तीनों शब्दों का जवाब हुआ कि नहीं। और ये जवाब एक कंप्लीट परिभाषा हो गई फ्लावर की कि फ्लावर है क्या। फ्लावर का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, फ्लावर का हमारे जीवन में बहुत महत्व। फ्लावर के बिना जीवन संभव नहीं है, जीव जगत समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारी भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति फ्लावर के द्वारा है। इसके अलावा वह अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। सबसे पहली अगर उपयोगिता हम देखें, सबसे पहला मत देखें फ्लावर का, सबसे पहली आवश्यकता है भोज्य पदार्थों की पूर्ति। अगर परागण निषेचन फूलों में नहीं हो, आप जानते हैं कि फूल के ही परिवर्धन से फल बनते हैं और बीज बनते हैं, फिर अनाज कहां से आएगा। फूल नहीं होंगे तो अनाज कहां से आएगा, फूल नहीं होंगे तो फल कहां से बनेगा, फूल नहीं होंगे तो बीज कैसे बनेगी। सबसे पहली आवश्यकता भोजन की आवश्यकता है। अब आप सोचेंगे कि कुछ देर के लिए हम मांस मछली अंडा खाकर रह जाएंगे। मांस कहां से आएगी, भेड़ बकरी से आएगी, और भेड़ बकरी क्या खाएगा,
उसको पेड़ चाहिए, उसको पौधा चाहिए। अंतो गत्वा जो है सो, चाहे वह पादप और जंतु कोई भी हो, मनुष्य हो या जंतु कोई भी हो, बगैर पादप के संभव नहीं है। क्योंकि भोजन बनाने की क्षमता, उत्पादन करने की क्षमता सिर्फ पेड़ पौधे के पास है, उत्पादन करने की क्षमता जंतुओं के पास नहीं है। जंतु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर ही निर्भर। तो पहली आवश्यकता की पूर्ति भोजन, दूसरी आवश्यकता क्या बताइए? जन्म और मरण। आप जन्म लेते हैं उस समय भी फूल की आवश्यकता होती है, और मरने के समय भी फूल की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता है कि नहीं? जन्म के समय फूल की आवश्यकता नहीं होती है। आप कोई भी फंक्शन करते हैं, कोई भी फंक्शन आपके शरीर में, आपके घर में होती है, कोई भी पूजा त्योहार होती है, फूल की आवश्यकता है कि नहीं? क्या वही बातों में पूछ रहा, आवश्यकता पड़ती है। आप जानते हैं कि फूल में ही परागकण बनते हैं, और परागकण से ही मधु बनती है, और उसी के द्वारा भौरे छाता का निर्माण करते हैं, जिससे मोम बनती है। और मधु के बारे में जाने हैं, आपने सुना होगा मधु के बारे में, कितना उपयोगी। बूढ़ा खाए जवान हो जाए, बच्चा खाए सियान हो जाए। बच्चे और बूढ़े के लिए अमृत है, बहुत सुपाच्य है, हाई एनर्जेटिक है, पौष्टिक है, और विभिन्न प्रकार के मेडिसिन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। बच्चे को अगर खांसी हो रही है तो उसके सीने पर लगा दीजिए, 1 चम्मच उसको खिला दीजिए। अगर बुजुर्गों की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करना है तो रेगुलर उनको 2 चम्मच सुबह शाम दे दीजिए, सभी लोग को आसानी से पच जाएगी, और शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करेगी। किसके द्वारा आ रहा है? फूल के द्वारा यार। मोम के बारे में आप देख रहे हैं, मेडिकल साइंस में भी उसकी उपयोगिता है, फिजियोथेरेपी में उसकी आवश्यकता होती है। मोम से मोमबत्ती बनाई जाती है, आभूषण बनाए जाते हैं। आवश्यकता आप इसको देख रहे हैं। आप बागवानी में फूल लगाते हैं मनोरंजन के लिए, देखने के लिए। इस तरह फूल की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता। फूल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं। समझ रहे हैं बात? अब हम लोग चलते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। फूल के भाग। फूल के मेनली 4 भाग, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। जब फूल कली अवस्था में होती है तो फूल को हरा रंग का भाग चारों ओर से घेरे रहता है, यह कैलिक्स है। इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य, कली अवस्था में फूलों की सुरक्षा करना, और हरा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण। या फूलों को, फूल के जो अन्य भाग हैं, जो कोमल है, धूप से, वर्षा से, कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा करने का कार्य करती है। इसकी इकाई सेपल कहलाती है, या अनेक सेपल का बना। दूसरा पार्ट है कोरोला। कोरोला फूल का रंगीन भाग है, रंग वर्ण की उपस्थिति के कारण उसका रंग रंगीन हो जाता है। उसमें 3 गुण होते हैं, रंग, गंध, मकरंद। इस तीनों गुण से प्रभावित होकर के ही एजेंट उसके पास पहुंचते हैं, जिसके कारण फूलों में परागन होती है।
अगर रंगीन नहीं रहे, वह सुंदर नहीं रहे, आकर्षक नहीं रहे, तो एजेंट उसके पास पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। और नहीं पहुंचेगा तो न परागण होगी, न निषेचन होगी, न फल बनेगी, न बीज बनेगी। रंग, पहला रंग देख रहे हैं, इसके बाद इसमें गंध पाया। और गंध अलग अलग जीवों की, अलग अलग कीड़े मकोड़ों की, अलग अलग एजेंट की अलग अलग पसंद होती है। अलग अलग गंध वाले फूल अलग अलग कीड़े मकोड़ों का पसंद होता है। कोई सुगंध पर पसंद करता है, कोई दुर्गंध पसंद करता है। अगर आपके घर में मक्खी है, एक तरफ बच्चों का पैखाना करवा दीजिए और दूसरी तरफ गुड़ डाल दीजिए, मक्खी कहां जाएगी? दुर्गंध के पास जाएगी। अगर भौरा है, एक तरफ दुर्गंध डाल दीजिए और एक तरफ फूलों का सुगंध डाल दीजिए, कहां जाएगी? फूल पे जाएगी। सबका अलग अलग पसंद है। और इसीलिए हर तरह के फूलों की परागण के लिए अलग अलग प्रकार के एजेंट होते हैं। अब गंध देखे, मकरंद, रस, ये फूलों की विशेषताएं हैं या कोरोला की विशेषताएं हैं, जिसके कारण एजेंट आकर्षित होकर उसके पास पहुंचते हैं और परागण क्रिया को संपन्न करते हैं। अंतः परागण संभव नहीं। तीसरा पार्ट है एंडोसियम, यह फूल का मेल पार्ट। इसकी एक इकाई को स्टेमेन कहा जाता है और इसी स्टेमेन में एंथर पाए जाते हैं, जिसमें परागकण का निर्माण होता है या परागकण मेल गैमेट, जो परागण क्रिया के समय फूल के वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंचता है। अगला पार्ट है गैनोसियम, यह फूल का फीमेल पार्ट है, जिसके एक इकाई को कार्पेल कहते हैं। हिंदी में इसको अंडक कहा जाता है। कार्पेल में ही अंडाशय पाई जाती है, जिस अंडाशय के अंदर बीजांड का निर्माण होता है, जो बीजांड मादा युग्मक को ग्रहण करती है। इस प्रकार स्टेमेन मेल पार्ट और कार्पेल फीमेल पार्ट, और यह दोनों फूल के रिप्रोडक्टिव पार्ट, जनन अंग, इन दोनों की सहायता से ही परागण निषेचन क्रिया होती है। और कैलिक्स और कोरोला, सेपल और पेटल फूल के हेल्पिंग पार्ट, सहायक, जो फूलों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करते हैं। इस प्रकार फूल एक परिवार है, जो परिवार 4 सदस्यों से मिलकर बना है: कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम। कैलिक्स, कोरोला फूल के हेल्पिंग पार्ट, एंडोसियम और गैनोसियम फूल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अलावे कुछ अन्य उसके पार्ट है, हेल्पिंग पार्ट, सहायक है, कुछ ब्रैक्ट। पुष्प के अक्ष पर एक विशिष्ट प्रकार की रचना पाई जाती है, जिसको ब्रैक्ट कहा जाता है, जिसे सहपत्र कहा जाता है। यह सहपत्र फूलों की सुरक्षा करने में, अगर रंगीन है तो परागण क्रिया के एजेंट को आकर्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए अलग अलग फूलों में इसकी आकृति अलग अलग होती है, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, उसकी संरचना के अनुसार। उसके बाद है पेडिसिल, फूल का डंठल, वृंत, जिसके द्वारा वह तना और शाखाओं से जुड़ा होता है। जिस फूल में पेडिसिल मौजूद होती है उसको पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं, सवृंत पुष्प कहते हैं। और जिस फूल में पेडिसिल मौजूद नहीं होती है उसको अवृंत पुष्प कहते हैं, सेसाइल फ्लावर कहते हैं। इसीलिए फूल में पेडिसिल का भी होना होना जरूरी है, क्योंकि पेडिसिल के द्वारा ही वह तना और शाखा से जुड़ा होता है। यह है आपका फ्लावर। समझ गए आप लोग? ठीक है।